मतलब मेरे जान जितनी है ना, मैं उतनी ताकत से चीख रही थी कि मुझे जाने दो घर, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे नहीं करना है कुछ भी। ये बीच में जैसे ही मेरी चीख आई, एक कैमरामैन अचानक से भागता हुआ आता है। आप सोचो यहाँ कैमरा है। आपने मुझे इतनी गालियाँ बकी, आपने मुझे इतना डिप्रेसिव फील कराया, इतना बुरा फील कराया, इतना गंदा फील कराया दैट आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ। क्या मुझे वो दिन लौटा दोगे? नहीं। क्या प्लान है आपको मैरिज को लेके? ना जो बैटल मैंने लड़ी है पूरे 2 सालों के अंदर अपने आप को प्रूव करने की कि मैं सही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को जो लड़कियों का ऑर्चुनिस्ट बन के लड़कियों के साथ लव एंगल करके आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स है। नाम क्यों चेंज किया फिर? को लगेगा कि यार बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छा आपने खुद का अपीयरेंस कर लिया। वो आधी से ज्यादा चीजें फ्री होती है, आपका पैसा नहीं लग रहा, बट आपको पैसे मिल भी नहीं रहे। उसके बाद हो सकता है मैं शायद सब कुछ छोड़ के हिमालय चली जाऊँ, संन्यास ले लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पेरेंट्स के भी उनको पता होता है कि यार अगर हम लव एंगल करेंगे तो हमारा ये चीज़ ज़्यादा दिखेगा, हम लड़ाई करेंगे तो ये ज़्यादा दिखेगा। ये हर शो की कहानी है। एक लड़की के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? जैसे एसिड अटैक की धमकी आई है ना, आई एम लाइक मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। मतलब जिसको जो सोचना है सोचे। इवन इफ दे थिंक देयर वाज नथिंग, इट्स फाइन। इवन इफ दे थिंक कुछ था, इट्स ओके फॉर मी। मेरे को लिटरली मन नहीं था इंटरव्यू देने का। मैंने कहा भाड़ में जाए शो, मेरी हालत ही नहीं है देने की। सोचो मैं इंडस्ट्री छोड़ के मैं 9 to 5 जॉब करने गई हूँ, वो भी रियल स्टेट में। एंड आज जब सब एक्सपोज हो गए तो आप मेरे पास आके बोलते हो मैं सही हूँ। मैं क्या करूँ उन कॉमेंट्स का। हाय नायरा, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। नायरा, आपको हम रोडीज से जानते हैं, स्प्लिट्सविला से जानते हैं, लेकिन थोड़ा इसके पहले की नायरा को शायद नहीं जानते हैं ज़्यादा लोग, ज़्यादा बाहर नहीं है बातें, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। सो अगर मैं रोडीज, स्प्लिट्सविला इन सब से पहले जाऊँ तो जो आज मेरा नाम है, जो मैं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मेरा नाम दूसरा था, मेरी आइडेंटिटी दूसरी थी। आई वॉज लिविंग इन बॉम्बे और एक दूसरे नाम के साथ मैं अपनी लाइफ जी रही थी। पहले मॉडलिंग स्टार्ट की, फिर एक्टिंग में गई, फिर बिहाइंड द कैमरा गई, डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन, क्रिएटिव डायरेक्शन, कास्टिंग, ये सारा मेरा बैकग्राउंड था। और कभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि रियलिटी शो करना है या पर्दे के आगे आना है। मैं नॉर्मली अपनी लाइफ जी रही थी, एक ऐसी इंसान जो सिर्फ बिहाइंड द कैमरा काम करती थी, हर दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट ढूंढती थी और सर्वाइवल करती थी उससे अपना। मैं वो इंसान थी। एंड आई मीन और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आई समटाइम्स फील कि शायद अगर वो पर्सनालिटी लोगों ने देखी होती या शायद मैंने अपना नाम नहीं बदला होता और लोग मुझे उस नाम से सर्च करते तो उनको एक्चुअली पता होता कि मैं क्या थी, मेरी क्या पर्सनालिटी थी और मैं किस बैकग्राउंड से आती थी। जस्ट दैट लोगों ने सिर्फ रोडीज से जाना, एक नए नाम से जाना, एंड कोई समझ नहीं पाया कि एक्चुअली मैं, मेरी पर्सनालिटी क्या थी। अ, नायरा, अभी आपने बोला, मेरे को इस पे यही जानना है कि आपने नाम क्यों चेंज किया फिर? क्या रीज़न रहा था? ओके, सो बेसिकली मैं बॉम्बे 6-7 साल से रह रही थी एंड करियर चल रहा था, बट थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट ग्रेट। एंड एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया था कि काम तो बहुत मिल रहा था बट पैसे नहीं मिल रहे थे। एंड सर्वाइवल सर्वाइवल के चक्कर में एक ऐसा पॉइंट आ गया जब मुझे लगा कि यार अब मुझे शायद शहर छोड़ना पड़ेगा। एंड माई ब्रदर वॉज इन बैंगलोर, उसने बोला कि हम बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, तो उसमें आ जा। एंड मैं रेडी नहीं थी उस चीज़ के लिए, बट आई वॉज लाइक कि ठीक है, एक नई जिंदगी है, नया सब कुछ स्टार्ट करते हैं, तो अपना करियर छोड़ के मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई। और ऑलरेडी मैं एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बिलीव करती थी पहले से ही, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया होना चाहिए अब लाइफ में। अब मुझे पुरानी आइडेंटिटी, पुराना बैगेज नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और उसी बीच में मेरे एस्ट्रोलॉजर थे, फैमिली एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने मुझे ऑलरेडी सजेस्ट भी किया था कि कुछ पर्टिकुलर आपको वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, नाम यूज़ करना चाहिए। तो मैंने बोला कि चलो अब अगर मुझे रियली में आगे मूव ऑन करना है अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के, तो मुझे एक नई आइडेंटिटी चाहिए। एंड कुछ 2-3 नाम के ऑप्शन थे जो मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे दिए। एंड बहुत वियर्ड बात है हाँ कि जब मेरा नाम कुछ और था पहले, उसी नाम के साथ मैंने रोडीज के लिए ट्राई किया था कास्टिंग एजेंसी के थ्रू, नहीं हुआ मेरा। और मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई, मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे नाम चेंज करने के लिए बोला, नायरा नाम फाइनलाइज हुआ। एंड मैंने नायरा नाम रखा बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद। एंड नायरा नाम से वही इंसान रोडीज में सेलेक्ट हो जाता है, विच इज स्टिल आई मीन वेरी वियर्ड फॉर मी कि कहाँ मैं अपना नाम बदल के, शहर बदल के उस इंडस्ट्री से दूर भाग रही थी, सब कुछ छोड़ रही थी। और जैसे ही मैं कहीं और शिफ्ट हुई, वहीं एक अचानक से ऐसा पुल आया कि उस इंडस्ट्री ने जैसे ना एक एक्सीलेटर मार दिया हो कि जहाँ मैं जितनी पीछे थी मैं उतनी स्पीड से आगे बढ़ गई। तो ये कहीं ना कहीं मेरा रीजन था कि मुझे रीसेट करना था लाइफ को। बट आई डोंट नो व्हाट डेस्टिनी हैड प्लान्ड फॉर मी। नायरा, जैसे आपने बोला कि रोडीज में आ गया आपका, तो
वो कैसे, मतलब देखिए इंटरव्यू होता है, चीजें होती है, जैसे मैं भी गया हुआ हूँ रोडीज के इंटरव्यूज में, तो आई नो कि उस समय पीआई तक होता था, मतलब मेरे को जो पता है, तो आपके टाइम पे उसी समय पता पड़ गया था कि कुछ समय बाद पता पड़ा कि कॉल आई है? मेरी रोडीज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शायद पहला पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं बता रही हूँ, और शायद बहुत से लोग बिलीव ना करें इस चीज़ पे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बॉम्बे में थी और करियर छोड़ रही थी सब कुछ, तो उसी बीच में मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि यू शुड अप्लाई फॉर रोडीज, एंड आई वाज नॉट रेडी। फिर भी मैंने चलो अपने पुराने नाम के साथ अप्लाई किया, ऑल दैट नहीं हुआ। एंड देन जैसे ही मैं बैंगलोर आई अगेन, मेरे फ्रेंड्स मुझे पुश करने लगे, तो मैंने बोला चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो फॉर्म वॉर्म जो भी फिल होता है वो सब किया, एंड पुणे, आई थॉट कि मैं पुणे जाती हूँ। वो ज़्यादा मुझे पास भी पड़ रहा था, एंड मेरे पास टाइम भी था प्रिपेयर करने के लिए। फिर तो मेरी बस थी बैंगलोर से पुणे जाने की, एंड सच में मेरा मन नहीं था टू बी ऑनेस्ट रोडीज करने का या कुछ भी करने का, बिकॉज मैं उस वक्त बहुत डिप्रेसिव फेज में थी। आई वॉज नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड, बट पीयर प्रेशर में मैं वो चीज़ कर रही थी। एंड यू वोंट बिलीव, बस का जो पहला स्टॉप था वो छूट गया था। तो मेरे पास एक और रीज़न था कि मे बी डेस्टिनी को चाहिए कि मैं ना जाऊँ, तो चलो जाने देते हैं। बट मेरे फ्रेंड्स पुश कर रहे हैं, नहीं यार तुझे जाना है, तुझे जाना है। ना आई एम लाइक, एक स्टॉप ऑलरेडी छूट चुका है, अब तो पॉसिबिलिटी नहीं कि मैं दूसरे स्टॉप पर टाइम पे पहुंच जाऊं। मैंने बस वाले को कॉल किया, उसने बोला मैडम हम 5 मिनट वेट करेंगे, अगर आप पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। ऑनेस्टली अंदर से मेरा मन नहीं था कि ये ना रुके और मैं ना जाऊं। एंड मैंने कैब करने की कोशिश की। जो भी लोग बैंगलोर में रह रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे कैब टाइम पे मिलना और ट्रैफिक से निकल के किसी जगह पे सही टाइम पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे कैब्स नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, एंड आई न्यू कि भाई नहीं होने वाला है। अचानक से मेरी कैब होती है, और बहुत मतलब अजीब सा सिचुएशन था कि इतने कैंसिल के बाद एक मुझे कैब मिलती है, और मैंने टाइम का कैलकुलेशन भी लगाया। आई न्यू कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगी, बट जिस बिकॉज सब लोग की एक्सपेक्टेशन थी, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। एंड मैं कैब के अंदर हूँ, मैं देख रही हूँ कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी, और अचानक से मेरा कैब वाला लड़ रहा है लोगों से, कुछ ना कुछ वो बहस हो रही है, बारिश स्टार्ट हो गई है ना। हम लाइक कि चल क्या रहा है, कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या? एंड टू बी ऑनेस्ट आई न्यू मैं नहीं पहुंचूंगी। पता नहीं क्या मिरेकल हुआ उस दिन, क्या ऐसा हुआ कि मेरे बस के पहुंचने से पहले मैं पहुंच गई, और बस वाले की भी शायद लेट हो गई वो बारिश की वजह से, तो मे बी वो जो सिचुएशन थी वो मेरे ही फेवर में टर्न आउट हो गई। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है मैं पहुंच गई हूँ, बट मैं बहुत लेट पहुंचूंगी तो शायद गेट्स क्लोज हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो मुझे याद है मैं कुछ 2 बजे के आसपास पहुंची थी, एंड लुक सुबह के 4 बजे से लाइन लगते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा यार अब तो फिर भी चांस नहीं है। मैं पहुंचती हूँ तो मुझे लड़की की कोई लाइन नहीं दिखती है, ना आई एम लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? एंड मैं गई, कोई भी लाइन नहीं थी लड़कियों की। और मुझे याद है कुछ अब एग्जैक्टली मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ मेरा लास्ट के डिजिट्स होंगे, और उस वक्त कुछ 1000 नंबर चल रहा होगा या समथिंग, कुछ इनिशियल नंबर चल रहे थे लड़कियों के। तो मुझे पता था जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक रात हो चुकी होगी, एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। वियर्डली अगेन मैं खड़ी हूँ वहां पे, सारी भीड़ खड़ी है, मुझे सडनली कोई बोलता है कि आप जाओ अंदर। एंड आई एम लाइक, मेरा तो कुछ मतलब कुछ था ही नहीं। सडनली मुझे उन्होंने बोला ठीक है, मैं गई, और एक जीडी रूम के बाहर मुझे खड़ा किया गया, बोला कि इस जीडी रूम में आपको जाना है। और उस जीडी रूम को बहुत टाइम लग रहा था। अब आई डोंट नो डेस्टिनी का क्या प्लान था, मुझे सडनली बोला गया कि अब आप इस जीडी में नहीं, आप दूसरे जीडी रूम में जाओगे। तो मैंने बोला ओके फाइन, मैं दूसरे जीडी रूम में गई, और हम लोग कुछ आई थिंक 15-20 लोग होंगे उसमें। और पता नहीं क्या किस्मत की मेरे ही बैच में पुराने स्प्लिट्सविला के लोग आए हुए थे। आई हैड नो आइडिया, बट वो लोगों दूरी से बन के जो बैठते हैं बीच में? नहीं, वो लोग भी खुद ओके। पार्टिसिपेंट थे। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर 15-20 लोग हैं उसमें ऑलरेडी 2 नोन फेस है, तो आपका चांस तो लगने ही नहीं वाला। और ऊपर से मैं लास्ट थी, तो लास्ट वाले को वैसे भी उतना टाइम मिल नहीं पाता है अच्छा, आप आते उस आते। लाइनिंग में लास्ट में बैठते करेक्ट हैं? करेक्ट। ठीक तो है। तब भी मुझे था नहीं होगा। पता नहीं क्या हुआ, वो बोलते ना डेस्टिनी में क्या था कि वो जो नॉन फेस आए थे उनका तो सिलेक्शन हुआ नहीं, और मैं GD2 में पहुंच गई वहां से सिलेक्ट होके। और GD2 में जब पहुंची, तो GD2 में जैसे ही पहुंची, मुझे तब भी नहीं ऑनेस्टली होप था मेरा होगा, क्योंकि मैं अलग जोन में थी, मेरी लाइफ के अलग जोन में थी मैं। एंड GD2 में जब हम पहुंचने वाले थे, मतलब पहुंचे, और मैंने सारे लोगों को देखा जो जितने भी लोग सिलेक्ट हो गए थे, तो मैंने बोला यार ये सब इतने स्किल्ड लोग हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या कर लूंगी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। GD2 गई, GD2 में क्लियरेंस हो गया मेरा। आई वाज स्टिल इन शॉक। मतलब लोग इतने सालों मेहनत करते हैं, उनका सपना होता है, मेरा मन भी नहीं है, फिर भी भगवान मुझे आगे एक ना फोर्स करते जा रहे हैं। फिर GD2 के बाद हमको आई थिंक वहाँ रुकना होता है, और कुछ आपको कॉल वगैरह आता है। तो ऑनेस्टली मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था मुझे PI का कॉल आएगा। मुझे PI का कॉल आता है कुछ घंटों बाद, एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स समथिंग इज रियली ऑफ, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग।
एंड पीआई के लिए कॉल आया। पीआई के लिए मैंने जितने 10-15 दिन थे तैयारी करी, विच वॉज नॉट इनफ। तो मुझे पता था कि मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले, कुछ नहीं होगा, बट जस्ट बिकॉज सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि हर चीज मिलती जा रही थी, तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो फॉर इट। पीआई के लिए गई तो पीआई में सबको ही बताया कि मेरे ऑपोजिट आशिका थी, एंड शी इज रियली ग्रेट। मतलब उसका फिजिकल स्ट्रेंथ और इतने सालों से वो मेहनत कर रही है, एंड शी इज एन एथलीट। तो उसके सामने एक नॉर्मल जिम करने वाला इंसान कहाँ टिकता। तो जैसे ही वो स्टार्ट हुआ पीआई, अब वो भी चीज देखो, मेरे साथ पहले एक अनायरा नाम की लड़की जाने वाली थी फेस ऑफ में पीआई में। लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट होता है कि अनायरा नहीं नायरा है। तो ओके एंड आई एम लाइक ये सडनली क्यों चीजें चेंज हो रही है मेरे केस में। एंड जैसे ही उसके साथ फेस ऑफ हुआ तो मैंने उसको देखा रस्सी वस्सी चढ़ते हुए। आई वाज लाइक ये तो भाई इसको ही सिलेक्ट करेंगे। एंड ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों लड़कियों में दोनों को सिलेक्ट सेलेक्ट किया कर जाए, लिए यू नो इट्स ऑलवेज वन पर्सन। तो तब भी ऑलमोस्ट मुझे लगा था नहीं होगा, एंड मुझे बोला कि यू आर ऑल्सो सिलेक्टेड, एंड आई एम लाइक विच इज वेरी वियर्ड। फिर उसके बाद दोबारा हमको प्रिंस बोला भाई के गैंग में थे ना? नहीं, टेक्निकली बहुत सारे शॉट्स मतलब कट हो गए थे मेरे सिलेक्शन के टाइम पे। गौतम जो है वो क्विट कर रहे थे शोज पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उनकी और प्रिंस की लड़ाई हो गई वहां पे। और रिया मैम भी मुझसे काफी चिढ़ गई थी क्योंकि मैंने अपने फॉर्म में लिखा था कि मुझे प्रिंस सर की गैंग में जाना है। ऑल दैट तो बहुत क्योटिक वो एपिसोड था, बट पूरा का पूरा कट हो चुका था, तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कहानी। तो एनीवे में सिलेक्ट हो गए। मुझे बाद में कॉल आता है कि ये भी फाइनल कॉल नहीं है, आपको जर्नी के लिए लास्ट में कॉल आएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो तब तो मुझे लगा कि यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं, अब तो मुझे निकाल देंगे। एंड मुझे 2-3 दिन बाद कॉल आता है कि यू आर कमिंग ऑन द जर्नी। आई स्वेयर टू गॉड आई स्टिल डोंट नो कि मुझे क्यों लिया, कैसे हो गया, बिकॉज मैं कहीं से लेकर कहीं तक रेडी नहीं थी। मैंने अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट किया था। अगर आप रोडीज के इनिशियल एपिसोड्स में भी देखोगे, आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड। मैं ना किसी से बात करती थी, ना मैं कैमरा पे आती थी, मुझे कुछ कुछ मतलब मन ही नहीं था। आई थिंक इट रोडीज का जर्नी मेरे लिए, मुझे लगता है इट वॉज अ मिरेकल। गॉड वॉन्टेड मी टू डू इट, टू हैव सम लाइफ एक्सपीरियंसेस, अदरवाइज आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। आपकी बात से ना बिल्कुल मैं मतलब बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि रोडीज का जिसने इंटरव्यू दिया होगा वो जानता है कि उसमें जो बोले जाता है कि पहले जाओ, जीडी में सबसे आगे बैठो, पीछे रहोगे तो एक्चुअली में टाइम नहीं देते हैं। आपके साथ सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भी आप सेलेक्ट हुए, तो ये एंड आप बहुत बड़ी बात है। एक वियर्ड चीज देखो कि उससे कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने पुराने नाम के साथ ऑडिशन दिया है, तो पर्सनालिटी तो सेम है, शक्ल भी सेम है। आज अगर मैं नायरा बन के जो चीज सोच रही हूँ, वो मैं पिछले नाम के साथ भी सेम ही मेरे थॉट प्रोसेस थे, बट वो नाम से मुझे सिलेक्ट ही नहीं किया गया। और जब मैं भीड़ में गई, किसी ने पहचाना भी नहीं कि इस लड़की को हमने रिजेक्ट किया है। सो आई स्टिल डोंट हैव आंसर्स फॉर इट, इवन द कास्टिंग एजेंसीज डोंट नो। जब मैं शो के अंदर भी चली गई थी, उसके बाद तक भी उनको नहीं पता था ये वही लड़की है। इसमें कास्टिंग एजेंसी का क्या मतलब रूल रहता है? यार इतना मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। इट जस्ट दैट मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी कि रियलिटी शो है, एंड उन कास्टिंग एजेंसी को मैंने ऑडिशन दिया था, एंड उन्हीं के थ्रू फिर मैंने स्प्लिट्सविला किया बाद में। बट दैट्स हाउ इट केम टू मी। मतलब मैं मॉडलिंग एक्टिंग करती थी, तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आया करते थे पहले भी, तो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई। नायरा, अभी हम रोडीज पे ही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा है ना, इस पे एक लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि बहुत सारी चीज़ें फिक्स रहती है या सिलेक्शन फिक्स रहता है, कुछ सिलेक्शन फिक्स रहते हैं, थोड़ा स्क्रिप्टेड भी बोला जाता है। तो आप क्योंकि रही हैं यहाँ पे, और आपकी जो कैरेक्टर है ना वो बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती है कि आप सच बेबाक तरीके से बोलती हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितना, देखिए थोड़ा बहुत तो हर शोज में थोड़ा बहुत रहता है, बट बाकी चीजें आपको कितना लगता है कि रहता है, कुछ सिलेक्शन फिक्स रहते हैं, कुछ खाली रहता है, क्या रहता है? आई वुड से कि पहली चीज स्क्रिप्टेड वाला जो लोगों का ये मिथ है दिमाग में, आई स्वेयर अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो मैं अपने आप को विनर बनाती दोनों शोज में। और मेरे जो मैं जो जोकर बनी हूँ दोनों शोज में, कि लोगों को ट्रस्ट करके एक ऐसा रियलिटी चेक मुझे मिला है, अगर स्क्रिप्टेड होता तो आई स्वेयर मैं अपनी कहानी में अपने आप को जोकर तो नहीं दिखाती। तो डेफिनेटली स्क्रिप्टेड नहीं है, बट आई वुड से कि लोग अपने दिमाग में स्क्रिप्ट लेके आते हैं। सी जब मैंने भी रोडीज किया एंड मैंने इनिशियल एपिसोड्स देखे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिख ही नहीं रहा है, मेरे सीन्स पूरे कट हो चुके हैं, तो तब मुझे भी समझ में आ गया था कि अगर कुछ भी बोलना है तो कैमरे के सामने बोलना है। आप भले मतलब आपका दिल सच्चा है जो भी है, लेकिन अगर आप कैमरे के सामने वो बोलोगे ही नहीं तो वो फुटेज आएगा कैसे। तो नेक्स्ट शो में मुझे पता था कि यार मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कितना ज्यादा दिखाना है। तो वैसे ही बहुत से लोग होते हैं जो बिना एक्सपीरियंस के भी उनको पता होता है कि यार अगर हम लव एंगल करेंगे तो हमारा ये चीज ज्यादा दिखेगा, हम लड़ाई करेंगे तो ये ज्यादा दिखेगा। ये हर शो की कहानी है। तो आई वोंट से कि शो स्क्रिप्टेड होता है,
लोगों के दिमाग में अपनी स्क्रिप्ट डेफिनेटली होती है कि मुझे ऐसा बनना है। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा गेम जो होता है वो मेकर्स के हाथ में होता है कि किसको किस तरीके से दिखाना है, वो सब उनके हाथ में होता है। अगर आप मेरा जर्नी देखोगे तो मेरे वापस रिटर्न पे जो मैं विलन बनी हूँ वो कहीं ना कहीं जैसा दिखाया गया उसकी वजह से भी बनी हूँ मैं। तो आई थिंक स्क्रिप्टेड तो नहीं है, बट बहुत सी चीजें ना आपके हाथ में नहीं है। आप सोचोगे कि मैं ऐसा बोलूंगी, मैं ऐसा करूंगी तो दिख जाएगा, बट एट द एंड जो बनाते हैं उन्हीं के हाथ में होता है कि कैसे आई थिंक वो दिखाना कौन सा पार्ट डालना है, कौन सा नहीं डालना है। जैसे आपने कुछ बोला तो उसका बैकग्राउंड क्या था वो नहीं डाला गया। एग्जैक्टली आई थिंक यही एग्जैक्टली चीज बिग बॉस के लिए बोली जाती है कि उसमें क्या पार्ट दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं, उससे बहुत ज्यादा हम लोग कैरेक्टराइजेशन कर करेक्ट। लेते हैं कि कौन कैसा है। एंड यार बिग बॉस में ऐसा होता है ना कि 24 घंटे चल रहा है ना वो चीज, तो कभी ना कभी तो आपकी रियलिटी बाहर रियलिटी आ आएगी। जाएगी। बट अभी क्या है, एमटीवी के शोज में प्रॉब्लम ये है कि वो 24 आवर्स के नहीं है, तो बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाती है। एंड बहुत सारी चीजें ना रात में लोगों के सो जाने के बाद होती है, कन्वर्जेशंस, प्लानिंग, प्लॉटिंग, तब कैमरा नहीं होता है। तो रात को जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है वो लोगों को पता ही नहीं चलती है। जिस वक्त कैमरा टीम लेके आई है सिर्फ उतना ही लोगों को पता चलता है। एंड बहुत सारी वीडियो, अब आप सोचो कि एक आधे घंटे 45 मिनट्स के एपिसोड में आप कितने लोगों की वीडियो डालोगे। तो आप सोच रहे हो कि चलो मैंने किसी को वो बात बोली बट वो कैमरे पे नहीं है, मैं वीडियो में बोलूं बट वीडियो भी नहीं लग रही है आपकी, तो आप कर क्या सकते हो फिर। तो वो थोड़ा मैनिपुलेशन हो जाता है। तो आई फील स्मार्टर वेज कि अब हर चीज कैमरा पे करो, कुछ भी चीज अब ऑफ कैमरा मत करो। रोडीज में मैंने ये गलती बहुत करी, मुझे टीम भी बोलती थी कि आप कैमरे पे बोलो हर चीज, बट आई वाज लाइक इट इज माई पर्सनल लाइफ, मैं क्यों बोलूं। अब मुझे समझ में आता है वो चीजों का नुकसान। नायरा, आपकी किस गैंग लीडर से सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी उस समय, या अभी भी थोड़ी बहुत? किसी से भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सीजन में गैंग लीडर्स का एक अपना ही सीन चल रहा था। मतलब वो अपने आप को ही स्टैब्लिश करने में लगे हैं। वो फर्क नहीं पड़ रहा कि कंटेस्टेंट्स कैसे दिख रहे हैं, उनकी क्या जर्नी है। जैसे मेरी अपनी गैंग लीडर, अगर मैं रिया मैम की बात करूँ, तो मुझे कोई सपोर्ट कुछ मिला नहीं उनकी तरफ से, और उनके डिसीजंस भी ऐसे होते थे जो उनको दिखाएं अच्छा या उनकी जर्नी दिखाए। इट वॉज नेवर रिलेटेड विथ द कंटेस्टेंट्स, आई फील पर्सनली। और बाकी गैंग लीडर्स का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं। और मेरी एक आदत भी है यार, मुझे चापलूसी करना पसंद नहीं है। मुझे ज्यादा घुसना पसंद नहीं है कि गैंग लीडर्स आए तो मैं उनको बोलूं ओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी, ओ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो एंड ऑल। मतलब ये बहुत सारे कंटेस्टेंट्स करते चलता, थे। इसका हाँ फायदा भी मिलता एग्जैक्टली। होगा। और उसका ना फायदा कंटेस्टेंट्स को मिलता है, अब जितने वो सब चीजें करते हो। मेरे अंदर वो था नहीं। मुझे गौतम सर बहुत अच्छे लगते थे बिकॉज ऑफ द बिग बॉस, बिकॉज ऑफ हिज चार्म एंड ऑल। आई थिंक हर लड़की को एक टाइम पे क्रश तो रहा होगा उन पे। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक्ड इन द शो एज अ गैंग लीडर इन हिम। बट बाकी मेरा ऐसा कुछ पर्सनल कनेक्शन या बॉन्ड मेरा किसी से नहीं था। लेकिन ये जो गौती भाई और प्रिंस भाई का जो लड़ाई होता था वहां पे, वो एक्चुअल में होता था? मतलब एक्चुअल में ही था यार, मतलब I बहुत don't देर know। देर तक चलता था वो। चलता था, शूट भी रुकता था, मनाने भी जाते थे उनको। तो वो आई थिंक वो था, बट इतना भी ऐसा कोई डेडली नहीं था। बट हाँ, मतलब शोज में होता रहता है, व्हेन टू पीपल हु आर डोमिनेटिंग, हु आर फेमस कम टुगेदर, ऑफ कोर्स इट विल हैपन। आपकी सीजन में मुझे लगता है नहीं कि ये भी हो गया कि इतने सारे नए फेस आए तो सबकी अपनी एक कहानी थी। रिया उस समय वहां से कमबैक करा जो पूरा उनका मैटर था, गौती भाई बहुत दिन बाद आए, तो सारा फोकस जो है ना वो मेकर्स का थोड़ा उस पे चला गया इंस्टेड ऑफ कॉन्टेस्टेंट्स को थोड़ा और दिखाने का या करने का। हो सकता है, बट एक्चुअली हमारा भी वो सीजन था जिसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे। मतलब पहली बार इतने सारे कंटेस्टेंट किसी को दिख रहे थे कि इसीलिए नॉमिनेशन भी ऐसे हो रहे थे कि 4-4 लोग, 6-6 लोग निकल रहे साथ में। बिकॉज एक्चुअली बहुत भीड़ थी, मैं ये बोलूंगी हमारे शो में। एंड आई डोंट नो क्या उनका स्ट्रैटेजी था क्या नहीं, बट मुझे लगता है कि गैंग लीडर्स पे बहुत ज्यादा फोकस था डेफिनेटली। बट आई वुड जस्ट से कि वो गैंग लीडर्स ने खुद वैसा भी किया है। मतलब ना ऐसा होता है कि अगर आप एक शो कर रहे हो, अगर जैसे आई फील प्रिंस सर जैसे वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो उनको पता है शो का फॉर्मेट क्या है, कैसे दिखता है क्या नहीं। तो ही डज नॉट नीड टू स्टैब्लिश हिमसेल्फ, ही ऑलरेडी हैज अ फैन बेस, राइट। बट बाकी जो 2 लीडर आ रहे हैं ना, उनके लिए वो एक नया एक्सपीरियंस है। सो फॉर देम इट्स देयर शो, फॉर देम इट्स देयर प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ गैंग लीडर एंड पुशिंग योर कंटेस्टेंट्स अहेड। तो आई थिंक वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, बैकफायर हो गया कंटेस्टेंट्स के लिए। बट आई डोंट नो। बट लेकिन एक चीज ये भी है कि चाहे जो भी रीजन रहा हो, आपका वाला जो सीजन था उसके काफी सारे लोग इंक्लूडिंग यू जिनको लोग बहुत जानते हैं। करेक्ट। जैसे मुझे इससे पहले के रोडीज का भी इतना याद नहीं है, बसीर भाई का याद था जो कि वो विनर थे उस समय। उसके बीच का मुझे नहीं पता है, और आपके वाले का वो पता है क्योंकि गौतम भाई आए थे तो इसलिए मैंने देखना शुरू किया फिर। तो मतलब हुआ कि आपके वाले में ना इतनी लड़ाई ये सब होने से थोड़ा
हाइप भी ऑफ अच्छी। कोर्स हुआ तो था, मतलब ये तो मैं नो डाउट, वो वाला सीजन हमारा इतनी लड़ाई झगड़े, आई थिंक बहुत फिजिकल वायलेंस भी हुआ था, फिर देन मेरी भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, फिर गैंग लीडर्स की भी लड़ाई थी। तो आई थिंक हाँ, मतलब वो सीजन मुझे भी बहुत वियर्ड लगता है कि आज भी मुझे लोग मिलते हैं एंड दे लाइक, बहुत सारे लोग मुझे स्प्लिट्सविला से नहीं रोडी से जानते, विच इज वेरी वियर्ड कि मैं बहुत कम टाइम के लिए थी। मैं भी या आपको आई बताता मीन हूँ। इट्स स्ट्रेंज कि मैं इतने कम टाइम के लिए थी, बट लोगों ने वो शो इतना ज्यादा देखा है कि अभी तक लोगों को याद है। रोडीज के अंदर नायरा आपका थोड़ा बॉन्ड दिखाया गया था शिवेद के साथ। हम्म। तो अब आप ही, क्योंकि देखिए मीडिया और इन सब पर 10 तरह की यूट्यूब पे तो थंबनेल लगा लगा के वीडियोस रहती हैं, बट आप इसको क्लैरिफाई करिए कि वो कुछ बॉन्ड था या बस ऐसे ही वो शो के लिए ऐसा थोड़ा सा हो गया, दिखा दिया गया, हाइप कर दी गई। या टू बी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ पे ना 1000 बार बात कर चुकी हूँ, तो आई थिंक अब मैं उस चीज़ को इतना ड्रैग नहीं करना चाहती, बिकॉज तब क्या हुआ था क्या नहीं और अब क्या है क्या नहीं, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज मैंने जब भी जो चीज़ बोली लोगों ने यकीन नहीं किया, तो अब मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ ना अपनी बातें बोल के, चीज़ें बता के, कि अब मुझे ऑनेस्टली ऐसा होता है कि जिसको जो सोचना है सोचे, इवन इफ दे थिंक देयर वाज नथिंग इट्स फाइन, इवन इफ दे थिंक कुछ था इट्स ओके फॉर मी। आई वुड जस्ट से कि जो भी था पास्ट में, अब आई थिंक शिवित और मैंने बात करके सब सॉर्ट आउट कर लिया है, एंड कुछ ग्रजेस नहीं बचे हैं, कुछ नहीं है। तो आई थिंक अब मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहती हूँ। आर यू इन टच विद हिम कभी? नहीं, अभी तो मैं किसी से भी टच में नहीं हूँ। जब मैं बॉम्बे में थी तो हम लोग मोस्टली एक आध जिम में मिलते थे, तो बहुत कॉर्डियल ही है हम एक दूसरे से, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी मेरी किसी से भी बात नहीं होती। इवन स्प्लिट्सविला में भी सिर्फ हर्ष रोशाली है, रूरू है, कशिश है, बस इन्हीं 4 लोगों से बात होती है, अदरवाइज मेरी किसी से बात ही नहीं होती है। नायरा, रोडीज हुआ, आपने फिर स्प्लिट्सविला किया, कैसे डिसाइड किया कि यार करते हैं ये? मतलब ठीक है, आया होगा जो कि रोडीज ना, थोड़ा सा मैं आपको जैसे एज ए ऑडियंस पर्सपेक्टिव बताता हूँ। हमें लगता है पावरफुल वालों का गेम है, स्ट्रेंथ का गेम है। स्प्लिट्सविला थोड़ा पता है, लव वाला है, तो आप भी थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। तो क्या प्रोसेस आई थी जब ये दिमाग में आया? अगेन जैसे मैं बोलती हूँ कि डेस्टिनी के प्लान्स मेरे लिए बहुत अलग थे। मेरा प्लान नहीं था कुछ ऐसा स्प्लिट्सविला वगैरह करने का, क्योंकि मतलब अगेन जैसे रोडीज खत्म हुआ था, आई वाज वर्किंग ऑन माय नेल स्टूडियो, तो पूरा फोकस मेरा वहाँ पे था। ये लोग सब बॉम्बे में रहते हैं, इनकी इंडस्ट्री अलग थी, मैं बैंगलोर में रह रही थी, तो वैसे भी मुझे कुछ अता पता था नहीं इंडस्ट्री का। तो एजेंसी के थ्रू मुझे आया ऑडिशन के लिए, मैंने स्प्लिट्सविला के लिए ऑडिशन दिया एंड आई फॉरगॉट। एंड काफ़ी महीनों हो गए, मुझे पता चला कि वाशु, आशिका को कॉल आया, आकृति को कॉल आया, शिवित को कॉल आया, ऑल दैट ये सब मुझे पता तो चल रहा था वाया वाया, बट आई वाज लाइक ठीक है फाइन, एंड मैं अपनी लाइफ में फोकस थी। फिर अचानक से आई थिंक जब स्प्लिट्सविला शुरू हुआ होगा, उसकी कुछ 5 या 10 दिन पहले मेरे पास रैंडम कॉल आता है एजेंसी का, दैट कोई और दूसरा शो आ रहा है, स्प्लिट्सविला भी आ रहा है, एंड लेट्स डू अ जूम कॉल इंटरव्यू, टीम वांट्स टू मीट यू। तो मैंने बोला इतने महीनों में किसी को मेरी याद नहीं है, अचानक से क्या हुआ? बट मैं समझ गई थी रोडीज के एक्सपीरियंस है कि डेस्टिनी के कुछ तो प्लान्स है मेरे लिए। एंड उस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब थी ऑनेस्टली, मेरे को लिटरली मन नहीं था इंटरव्यू देने का। मैंने कहा भाड़ में जाए शो, मेरी हालत ही नहीं है देने की। एंड मैंने टीम से बोला कि नहीं हो पाएगा, बट दे सेट कि यार करना तो पड़ेगा। तो आई स्टिल रिमेंबर 8 बजे हमारा कॉल था, मैं 6 बजे ऐसे मेकअप वेकअप करके जैसे तैसे करके रेडी हुई, और आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि कैसे न कैसे करके इसको टाल दो, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है वो इंटरव्यू देने की। एंड मैं उनको टेक्स्ट करती हूँ कि आई एम ऑल रेडी, लेट मी नो, मतलब 8 बजे के कुछ आधा एक घंटे पहले की बात है, एंड दे टेल मी कि कैन यू कम टू बॉम्बे। आई सेड बट यू टोल्ड मी कि कॉल अभी होने वाला है, दे सेड दे वांट टू मीट यू। तो मैंने उनको क्लियरली एक बात बोली कि मुझे बॉम्बे आने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे फ्लाइट का खर्चा करके आना पड़ेगा। आई यू रियली श्योर मेरा होने वाला है किसी शो में? तो उन्होंने बोला 2 शो होने वाले हैं, एक स्प्लिट्सविला है और एक दूसरा डेटिंग शो है। अगर स्प्लिट्सविला में नहीं हुआ तो दूसरा डेटिंग शो तो हो ही जाएगा, तो तुम आ जाओ। तो मैंने बोला दूसरा डेटिंग शो क्या डिटेल्स है, क्या डी दे सेड इट विल बी गुड, डोंट वरी। बट मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार मतलब अगर अपॉर्चुनिटी चल के आई है तो लेट्स गो फॉर इट। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज मेरे पास चल के आई और मैंने सिर्फ ग्रास्प किया है उसको, और मैंने वही किया। मैंने बॉम्बे की टिकट कराई और मैं गई और वहां पे इंटरव्यू दिया। पूरी वही एमटीवी की टीम थी, सब लोग वही थे, एंड सब बातें बातें हुई, ऑडिशन हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा ऑडिशन गया। एंड ऑडिशन से आने के आई थिंक एक दिन या आई थिंक सेम डे की बात है, मुझे याद नहीं, भी काफी टाइम हो गया है, उन्होंने मुझे बोला कि ऑडिशन उनको अच्छा लगा है एंड स्प्लिट्सविला का तो पता नहीं, दूसरे शो में तो हो ही जाएगा। एंड आई सेड यार मुझे कोई एरा गैरा शो नहीं करना है, अगर हो रहा है तो स्प्लिट्सविला ठीक है, वरना नए शो का पता नहीं यार क्या टीआरपी है, क्या फॉर्मेट है, क्या नहीं।
तो आई रिमेंबर मुझे नेक्स्ट डे आई थिंक कुछ 1-2 दिन के बाद कॉल आता है कि तुम्हारा फाइनल हो गया बट यू आर सिलेक्टेड फॉर अनदर शो, स्प्लिट्सविला नहीं हुआ है। तो आई वाज डिसहार्टेंड कि यार सब लोग स्प्लिट्सविला जा रहे हैं और मैं कोई रैंडम से शो में जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और उसी बीच में मेरी दिग्विजय से, सचिन से भी बात हो रही थी, दे वर लाइक कि नहीं स्प्लिट्सविला ही है ये, कोई तो कनेक्शन है। फिर हमने जुगाड़ वगैरह लगाई, लोगों से पूछा तो हमें पता चला दोनों शो की लोकेशन सेम है, दोनों शो के मतलब टीम भी सेम है। तो वी वर लाइक कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सेम टीम 2 अलग-अलग शो बना रही है और एक ही लोकेशन पे। बट मैंने काफ़ी पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं है, स्प्लिट्सविला नहीं है। फिर मेरे पास जब कॉन्ट्रैक्ट आया, मैंने कहा अगर स्प्लिट्सविला होगा तो पता चल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी डेटिंग शो लिखा था, स्प्लिट्सविला नहीं लिखा था। तो आई वाज़ लाइक होगा कोई दूसरा शो एंड आई वाज़ नॉट रेडी। और मुझे बोला भी कि 4-5 दिन में निकलना है। अब आप सोचो एक शो जिसके लिए आपको 30-40 दिन का शूट होगा, उसके लिए आपको 100-150 कपड़े चाहिए, आप कैसे 5 दिन में अरेंज करोगे? तो मन नहीं था, अगेन बेमन से मैं दोबारा गई, मैंने बोला ठीक है। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे दादू की बहुत सीरियस कंडीशन थी, ही वॉज लिटरली ऑन डेथ बेड एंड मैं बहुत डिलेमा में थी कि अगर मैं जाती हूँ, पीछे से कुछ भी होता है, कुछ भी हो गया तो who will be there to take care of it? But my family was really supportive. They said you go, whatever will happen we'll see. तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। एंड मुझे याद है मैं मेरा पूरा सूटकेस सब पैक करके मैं गई और मेरे साथ कैब में थी डिकीला। और तब मुझे उसका नाम नहीं पता था, तो उसने मुझे बोला कि मैं तो स्प्लिट्सविला के लिए जा रही हूँ। और मैंने बोला यार सेम गाड़ी में क्यों है ये लड़की जो स्प्लिट्सविला के लिए जा रही है और मैं दूसरे शो के लिए जा रही हूँ। बहुत मिस्टीरियस चीजें चल रही थी एंड तब भी मुझे ऐसा लगा कि शायद दूसरा शो है, शायद कुछ मर्ज होगा आगे जाके, कुछ भी हो सकता है, बट आई वॉज नॉट श्योर। फिर आई थिंक आई रिमेम्बर हम लोग के फोन्स वोन्स लिए गए, हम सब लोग मिले एक होटल में, हम 4 लड़कियां थी बस। तो हमारे दिमाग में ये भी आ रहा था कि यार अगर कोई डेटिंग शो भी है तो सिर्फ 4 लड़कियां क्यों है, लड़के कहाँ है, बाकी लड़कियां कहाँ है। बहुत मिस्ट्री थी, बहुत ज्यादा। एंड जब हमारा फोन लिया गया, सबमिट हो चुका है, तब हमारे को एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट मिला जिस पे लिखा था स्प्लिट्सविला। एंड आई वाज लाइक तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं स्प्लिट्सविला के लिए जा रही हूँ। मैं ब्रांड को बोलती मुझे 1000 कपड़े यूं मिल जाते, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू बी सीन ऑन स्प्लिट्सविला। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू गॉड, आई वाज लाइक इज दिस सम मिरेकल दैट लाइफ में हर चीज ऐसे आ रही है, अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल। एंड आई वाज लाइक मैं किसी को बता भी नहीं सकती, फैमिली को भी नहीं पता है मैं स्प्लिट्सविला में हूँ। तो बहुत खुशी तो हुई कि फाइनली, मतलब बचपन में दिखते थे यार, भले मन हो नहीं हो, बट इट्स एन अचीवमेंट टू बी ऑन दैट शो। एंड फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हम पार्टी में गए, वहां दिग्विजय दिखा, वहां सचिन दिखा, फिर हमने बात की, हम समझ गए, फिर हमें एग्जाइल पता चला। फिर तो पूरी कहानी क्लियर हो चुकी थी कि अगर ये हमको ऑलरेडी बता देते कि हम स्प्लिट्सविला में जा रहे हैं, हम सब लोग आपस में कम्युनिकेट कर लेते और वो जो एक सरप्राइज एलिमेंट था एग्जाइल वाला वो सब खराब हो जाता, तो सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई कि क्यों छुपाया गया। But that's how I got into Splitsvilla. I was not aware I was going to that show. I had no idea. मतलब बहुत डेस्टिनी आपकी ना साथ रही है हर समय, जब से आपने नाम बदला है। आई स्वेयर। एंड ये सिर्फ स्प्लिट्सविला तक ही नहीं रुका है, बहुत से कम लोगों ने मेरा 3rd शो देखा होगा, MTV डार्क स्क्रोल, वो भी मुझे ऐसे ही मिला है। मतलब उस शो के बारे में किसी को पता नहीं था ऐसा कोई शो आ रहा है या कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे याद है उस शो की भी सेम आई थिंक 3-4 दिन पहले मुझे टीम से कॉल आता है कि डू यू वांट टू डू दिस शो एंड इट्स अ डिजिटल होस्टिंग पार्ट। तो आई वाज एनीवे एक्साइटेड कि यार मतलब अब तो प्रमोशन हो गया, अब तो पैसे मिलेंगे शो में एंड होस्ट करने को मिलेगा। तो बात हुई और फाइनल हो गई और 4 दिन 5 दिन में मुझे निकलना था। एंड आई वाज लाइक आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस शो एज वेल। ये खुद मेरी झोली में आए। MTV के सारे शोज आई थिंक मेरी डेस्टिनी में लिखे थे। आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट, इट जस्ट केम ऑल बाय इट्स ओन। डेस्टिनी साथ में थी अब। आई स्वेयर। नायरा, आपने अभी एक चीज बोली कि आपको पूरा कपड़े वपड़े खुद लेके जाने पड़ते हैं, तो क्या रोटीज एंड स्प्लिट्सविला में हमें कपड़े खुद लेके जाने पड़ते हैं पूरे दिन? एग्जैक्टली ये पता नहीं लोगों को क्यों, एक तो सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है हमें उसमें पैसे मिलते हैं, किसी को पैसे नहीं मिलते यार, किसी को भी तो पैसे मतलब नहीं आपने मिलते। रोटीज स्प्लिट्सविला किया, इसमें कोई इनकम नहीं? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं मिला है। बिकॉज आपको शो करने के बाद उतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप उसका डबल ट्रिपल निकाल सकते हो। इट्स अप टू यू, मतलब नॉट एवरीबडी कैन, बट आई वाज नॉट पेड। एंड उसके बाद एक
लिस्ट रहती है कपड़ों की, एसेसरीज की, सबकी। अगर आप 40 दिन हो 45 दिन हो तो आपको हर चीज के लिए कपड़े लाने पड़ते हैं। स्पोर्ट्स वेयर अगर आपको मतलब कुछ टास्क है उसके लिए, अच्छा, दे सेंड वर्कआउट लिस्ट है, की इतने इतने आपको यस, चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको ये सब चीजें करनी होती है। नाउ इट्स अप टू यू, अगर आप जितना अच्छा दिखना चाहते हो टीवी पे तो उसके लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है। रोडीज में आप टोटल कितने कपड़े लेके गए थे लगभग? यार गिनती तो नहीं है, बट मतलब एक अच्छी चीज थी कि मैं थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग वगैरह करती थी, तो ब्रांड से कपड़े दे दिए थे रोडीज का बोल के। बट हाँ, मतलब 4-5 सूटकेस तो हो ही जाता है। स्प्लिट्सविला में भी सेम? सेम, उसमें तो और ज्यादा, क्योंकि अब उसमें थोड़ा ग्लैमर चाहिए होता है तो ज्यादा हैवी कपड़े लेके जाने पड़ते हैं। का भी ये सब हाँ, टचवुड, मतलब डिजाइनर्स मिल ही जाते हैं। आई जस्ट फील बैड फॉर पीपल जो पहले ही दिन निकल जाते हैं, तो उनका पूरा मतलब वेस्ट हो जाता है। पूरा वेस्ट हो जाता है। बट हाँ, इतना तो आपको लगता ही है। नहीं ना, बिग बॉस में भी बहुत सारे रोडीज स्प्लिट्सविला के लोग जाते हैं, एंड आपको आइडिया भी होगा क्योंकि आप इस सर्कल में, क्या उनको पेमेंट मिलती है बिग बॉस के अंदर? ऑफ कोर्स बिग बॉस तो इज अ पेड शो, मतलब चाहे कोई भी मुझे जाएगा सबको पेमेंट? ऑफ कोर्स बाकी ये होता है कि आपके आई थिंक मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपका प्राइस डिसाइड होता है। बट मुझे याद है जब मुझे बिग बॉस मराठी भी ऑफर हुआ था तब भी इट वाज पेड ओनली। अब कुछ फाइनल अमाउंट डिसाइड नहीं हो पाया था बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू एजेंसी, बट ऑफ कोर्स मतलब बिग बॉस मराठी वाज आल्सो पेड। तो मेन बिग बॉस में तो आई डोंट इवन नो कितना अच्छा मिलता होगा। आप जाएंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी? बिग बॉस अगर होगा, कोई भी ऐसा शो होगा जहां मुझे पैसे मिलेंगे, आई एम ऑल रेडी टू कम बैक इन द इंडस्ट्री। बट टिल द टाइम मुझे एक अच्छा ऑफरिंग नहीं आता, आई डोंट वांट टू। मुझे अभी रिसेंटली 2 शो और ऑफर हुए थे। अभी एक शो की कास्टिंग चल भी रही है जहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट प्रॉब्ली वो भी एक डेटिंग शो ही है। तो मैंने उनको कोट ही इतना ज्यादा किया कि दे वर लाइक वी वोंट बी एबल टू अफोर्ड, एंड आई एम लाइक मैं फिर से रियलिटी शो में जाऊं, अपना मेंटल पीस खराब करूं, लोगों से गालियां खाऊं, मैं फ्री में तो नहीं करना चाहती हूँ अभी ये। और उससे पहले भी एक शो आया था, जो ये दोनों शो बहुत नए थे, तो एनीवे बहुत रिस्क था जाने का। और वो वाले शो में तो ऐसा था कि मतलब वो लोग बहुत कम मनी ऑफर कर रहे थे। तो आई वाज लाइक भले 7-8 दिन का शो है, बट आप इतना कम मनी ऑफर कर रहे हो और मैं फिर से वो सब ट्रॉमा नहीं झेल सकती हूँ। शूट करने के लिए वो 8 दिन है, टीवी पे वो आएगा 2-3 महीने, मैं 2-3 महीने वो ट्रॉमा से गुजरूंगी, डजेंट मैटर। सो मैंने अभी लास्ट दोनों शो के लिए मना किया, एंड आई हैव नो प्लान्स टू कम बैक। और ये कितने दिन में शूट होते हैं, जैसे रोडीज स्प्लिट्सविला हो गए आप? 30-40 डेज, बाकी डिपेंड है कि आप कितने दिन टिकते हो। और ये शूट आपके लगातार चलते रहते हैं, मतलब 6 एवरी 7 डे, 8 10 घंटे ऐसे? एवरी डे, मतलब कोई डिसाइडेड टाइम हेक्टिक नहीं शेड्यूल है, रहता है? पूरा हेक्टिक स्केड्यूल, आप पूरे दिन भर शूट कर रहे हो। हम लोग जब स्प्लिट्सविला के टाइम पे शूट करते थे, सुबह के 4-4 बजे तक हम शूट करते थे, ठंड में वो भी। बाहर बाहर थोड़ा बहुत जा सकते हैं कि नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपनी लाइफ अपने मर्जी से जी सकते हैं इन शोज वगैरह में, तो इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किसी का होता नहीं, टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक इट्स अ डिफरेंट थिंग जहाँ आपका फोन नहीं है आपके पास, आपकी फैमिली नहीं है आपके पास, आप एक जगह पे बंद हो, अगर आपको ले जाया भी जा रहा है तो उनके थ्रू ले जाया जा रहा है, आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते हो। रियलिटी शो का एक्सपीरियंस ही बहुत अलग है, एंड आई फील लाइक बहुत थोड़ा लाइफ नेगेटिव चेंजिंग। माहौल जो होता है ना, वो इसलिए क्रिएट भी हो जाता है क्योंकि आप कुछ एग्जैक्टली। है ही नहीं अब आसपास। आप ये सोचो ना कि यार एक तो आप अगर बहुत इमोशनली डाउन हो, आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो, और हर चीज आपको कैमरे पे करनी पड़ती है। अगर आप रो भी रहे हो ना तो आपको कैमरे पे ही रोना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, ये एपिसोड कहीं आया नहीं है एंड बहुत से लोगों को पता नहीं है, जब हम एक कोर्ट रूम वाला हमने एपिसोड किया था स्प्लिट्सविला में, जहाँ पे मुझ पे एलिगेशंस लगे थे और मैं उस एलिगेशंस के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज उसमें से कुछ भी सच नहीं था। एंड फॉर अ गर्ल टू हैव दीज थिंग्स ऑन टीवी, इट अफेक्ट्स, बिकॉज आपको नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। एंड वो एलिगेशंस इतने गलत थे, एंड उस वक्त मैं फाइट बैक नहीं कर पाई। और मेरा सबसे बड़ा ये चीज है कि अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ती हूँ तो मुझे वो चीज बहुत खाती है। एंड जैसे ही वो एपिसोड हमने शूट किया और मैं कपड़े उपड़े चेंज करने के लिए गई, मुझे बहुत गंदा पैनिक अटैक आया। वो स्क्रीमिंग, मतलब मेरे जान जितनी है ना, मैं उतनी ताकत से चीख रही थी कि मुझे जाने दो घर, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे नहीं करना है कुछ भी। और मतलब सब लोग, आप सोचो, आपका हाथ पकड़े हुए हैं, चुप करा रहे हैं, एंड उसके बीच में जैसे ही मेरी चीख आई, एक कैमरामैन अचानक से भागता हुआ आता है, एंड आप सोचो यहाँ कैमरा है, एंड I had to control myself. I was like, I can't let myself come like this on TV. If my mother will see me like this, she'll break into pieces. And I'm like, अब सोचो किसी इंसान को इतना गंदा पैनिक अटैक आ रहा है, उसको अपने पैनिक अटैक को ही कंट्रोल करना पड़ रहा है, बिकॉज आपका इमोशंस ही एक एक वो होता है ना, कंटेंट है। आई कांट टेल यू, दैट्स व्हाई आई फील लाइक
टिल द टाइम मेरी मजबूरी ना आ जाए, टिल द टाइम मेरे को इतना अच्छा पैसा ना ऑफर किया जाए, मैं दोबारा नहीं आना चाहती रियलिटी शोज में। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फेम, मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स जो मेरे इतने ट्रॉमेटिक फेज को झेलने के बाद आए। और मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट तो बिल्कुल दिखाते हैं, हाँ, ये सब तो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली। एंड मतलब मैं बहुत मुझे समझ नहीं आता कि मुझे थैंकफुल होना चाहिए कि वो पार्ट आया नहीं, या मुझे बुरा फील करना चाहिए वो आया नहीं, बिकॉज मैं चाहती थी कि लोग ये साइड भी देखे, बट एट द सेम टाइम लोग मुझे ऐसे देखे, मुझे ये भी नहीं था। तो आई थिंक इट्स गुड कि वो नहीं आया, वरना आज अगर मैं अपने आप को देखती वहां तो आई डोंट थिंक सो मैं कैसे हैंडल करती। नायरा स्प्लिट्सविला में आपके साथ थे अरबाज, जी। अभी एक रियलिटी शो आ रहा है राइज एंड फॉल में भी हैं वो, और उनके साथ एक चीज मैंने मतलब एक पैटर्न देखा है, ऐसा मुझे लगता है, डोंट नो सही है नहीं, पर वो जिस भी शो में जाते हैं वहाँ थोड़ा बहुत फ्लिंग व्लिंग ये करते हैं, जैसे कि मराठी में गए थे तो निक्की से वहाँ पे मिले, स्प्लिट्सविला में तो था ही, एंड देन अभी वहाँ पे गए हैं तो धनश्री को एक दिन वो कह रहे थे कि तुम साइड हक किया करो, वो बहुत वायरल हो रहा था। मुझे काफी लोगों ने टैग किया ना, हम लाइक मुझे टैग करके कोई मतलब नहीं है यार, मतलब मैं क्या ही करूं। आई रियली डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट गाय, बिकॉज दुनिया ने देख लिया है तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एंड आई फील कि गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, जो किसी का गलत करता है उसके साथ भी होता है, एंड वो खुद अपने आप एक्सपोज हो जाता है। बाकी आई फील लाइक ये पैटर्न बोलूं या कुछ भी बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है टू बी ऑनेस्ट बोलने के लिए, क्योंकि मैं इतनी भड़ास निकाल चुकी हूँ, मेरे साथ जो हुआ मैं उसके लिए लड़ चुकी हूँ। अब मुझे लगता है इस चीज पे कमेंट करके कोई फायदा ही नहीं है। अब अगर चाहे वो 10 शो करे, वो 10 लड़कियों को पकड़े, कुछ भी करे, ये उनका डेस्टिनी है, और वो लड़कियां हैं जिनको खुद समझना चाहिए। मतलब अगर आप शोज देखने के बाद भी अगर अंधे हो जाते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब वो इंसान अच्छा है और मैं इनोसेंट थी या जो भी है, ये आपकी गलती है। मेरे केस में मुझे नहीं पता था, मेरे केस में मतलब मुझे ना उनका नाम पता था, ना मुझे उनकी प्रोफाइल पता थी, ना मुझे उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था, कुछ भी नहीं था। तो मेरा बेवकूफ बनना बहुत इनोसेंट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट अब सब कुछ टीवी पे आ चुका है, अब हर पॉडकास्ट में आ चुका है, और इसके बाद भी अगर कोई लड़की बातों में आती है तो भाई वो उनका फॉल्ट है, मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। अ, आपका ना मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें ना आपके साइड से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इमोशन था, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, बट वो बंदे के साइड से नहीं था। तो मतलब मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि आप रहे हैं साथ में स्प्लिट्सविला में, आप दोनों टैग थे साथ, काम मतलब सारी चीजें, सारा जो भी आपके टास्क होते थे साथ करते थे, तो आप जानते हैं कि क्या व्यक्तित्व है, कैसे इंसान है वो। तो क्योंकि ये अभी इतना हो गया धनश्री के, क्योंकि ऑलरेडी एक नाम है यूजी वाला, तो ये हुआ, तो आपको बस मैं यही जानना चाह रहा था कि वो जान के ऐसा करता है कि मतलब वो ऐसे अनजाने में सबसे फ्लर्ट करता रहता है। यार आई फील लाइक जनरली बोल रही हूँ, अगर किसी इंसान का एक चीज खा के पेट नहीं भरता है तो वो 4 चीजें ट्राई करेगा ही करेगा, वो उस इंसान का नेचर है। अब चाहे वो 10 जगह जाए, 15 जगह जाए, उनका जब एक चीज से मन नहीं भरता है तो वो करेंगे ट्राई, वो उनकी पर्सनालिटी, वो उनका नेचर है। मैं किसी का नाम लेके या कुछ कमेंट नहीं करना चाहती, बट एक जनरल फैक्ट है कि लाइफ में ना आप अगर क्वालिटी पे फोकस करते हो, एथिक्स, मॉरल्स, कैरेक्टर पे फोकस करते हो, तो आपको एक इंसान चाहिए होता है लाइफ जीने के लिए। बट कुछ लोग होते हैं अपॉर्चुनिस्ट, जिनको किसी के कंधे पे जा जाके आगे बढ़ना होता है, और वो अपना हर तरीके से ट्राई करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस शो में भी थे, आगे भी आपको शो में मिलेंगे। एंड रही बात स्प्लिट्सविला की एंड मेरे इमोशंस की, तो अभी तक मैं जितने शो में भी रही हूँ, जहाँ पे भी मैंने जो बोला है, जो इमोशन फील कराए हैं या जो दिखाए हैं, वो 100% ट्रू रहे हैं। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो अट्रैक्शन हो, हर चीज में। मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं मुंह पे बोलती हूँ, और अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं उसको गाली भी मुंह पे देती हूँ। मेरा वही नेचर है। तो अगर आपने स्प्लिट्सविला में मुझे देखा या रोडीज में देखा, जो भी देखा वो 100% ट्रू था। बट ये है कि सामने जितने भी लोग थे वो आई फील लाइक वो सब अपॉर्चुनिस्ट ही थे। तो वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, एंड सबको पता है कि लव एंगल शो में करते हैं तो दिखता है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी इन एवरी शो विच अदर पीपल आर फॉलोइंग, एंड इट्स ओके इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर देम। टू बी ऑनेस्ट, इतना ही शोज करने के बाद ना मेरा एक नजरिया बदला है। पहले मैं लोगों को ब्लेम करती थी, जो कंटेस्टेंट्स होते थे, कि तुम गलत कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब कर रहे हो। मैं ऑनेस्टली अब जनता को ब्लेम करती हूँ कि आप
आपको कौन राइट देता है कि आप एक आधे घंटे के एपिसोड पे एक जजमेंट बना ले कि कौन सही है कौन गलत है? आप कौन लोग होते हैं जो किसी के भी ऊपर आके बोलते हैं कि ये तो झूठ बोल रही है, तो इमोशंस है, ऐसे अब जो भी है। ये जनता के अंदर इतनी भी मेच्योरिटी नहीं है कि किसी भी शो को एक या तो शो की तरह देखे एंड भूल जाए। उसमें इतना घुस जाते हैं ये लोग कि उस इंसान को ही अपना आइडल बना लेंगे, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग बना लेंगे। आप सोचो कि ऐसे ऐसे लोगों को जो लड़कियों का बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिस्ट बन के लड़कियों के साथ लव एंगल करके आगे बढ़ते हैं, और उन लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स है। तो आप सोचो कि ऐसे मिलियंस लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है, जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक कंटेस्टेंट, दो कंटेस्टेंट से लड़ूं या मैं उनके ऊपर ब्लेम लगाने से बेटर मैं उस मिलियंस ऑफ जनता के ऊपर ब्लेम लगाना चाहूंगी कि इट्स हाई टाइम दैट यू डोंट एंटरटेन ऑल दिस, बिकॉज जनता को लव एंगल चाहिए इसलिए लोग कर रहे हैं। इवन दो जनता को पता है कि ये फेक होगा या ये कुछ भी मतलब वैलिड पता नहीं ही है है, बाद या में सब उस चेंज हो इंसान का जाते हैं। कोई और पार्टनर है, वट एवर इट इज, तो भी जनता उनके फैन पेजेस बनाएंगी, उनको आइडलाइज करेंगी, उनको आगे बढ़ाएंगी। तो आई फील लाइक दुनिया तो खराब है, जितने भी कंटेस्टेंट्स आएंगे सब सेल्फिश रहेंगे, सब अपना सोचेंगे। बट एज एन ऑडियंस आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आप अपने दिमाग खोल के शोज देखो। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, उसको एंटरटेनमेंट तक रखो। लोगों के कमेंट्स में जाके गालियां मत बको। कितना मतलब नहीं, मैं सबका देखती हूँ कि शो के बाद कितना अब्यूजिव चीजें लिखते हैं लोग कमेंट बॉक्स में। मैं आज भी, कल परसों ही कोई मुझे शिवित को लेके कोई चीज लिख रहा था, एंड आई एम लाइक, शिवित और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम लड़ते भी नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं बचे, लेकिन लोग आज भी कमेंट बॉक्स में उसी सेम चीज पे लड़ रहे हैं, जबकि उस चीज को 2 साल हो 2 साल चुके हो हैं। गए। तो आप सोचो कि मैं क्या कंटेस्टेंट्स को ब्लेम करूं यार, गलती ऑडियंस की है। कितनी बार ऑडियंस आके मुझे बोलती है कि कमेंट में कि वी शुड हैव बिलीव्ड यू, आप जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे, हमने बिलीव नहीं किया। मैं क्या करूं आपकी सॉरी का, मैं क्या करूं आपकी ये सब कमेंट्स का। जब स्प्लिट्सविला के टाइम पे भी मैंने किसी को एक्सपोज किया था कि किसी का एक्स ऑलरेडी बाहर है और शो के बाद वो दोबारा अपने एक्स के पास जाएंगी, ये सेम चीज हुई है, सेम चीज। एंड लोग मुझे आके कमेंट में लिख रहे हैं कि नायरा यू वर राइट, बट क्या आप मुझे वो टाइम मेरा लौटा दोगे जब आपने मुझे इतनी गालियां बकी, आपने मुझे इतना डिप्रेसिव फील कराया, इतना बुरा फील कराया, इतना गंदा फील कराया दैट आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ? क्या आप मुझे वो दिन लौटा दोगे? नहीं। जिन चीजों की वजह से आज मैंने इंडस्ट्री छोड़ी, मेरा शायद मैं और शायद कोशिश करती या कुछ भी करती, कुछ भी हो सकता था, मैंने बिल्कुल बैकआउट कर लिया उस इंडस्ट्री से। क्या आप मुझे वो मेरा वक्त लौटा दोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं इन जनता की सॉरी का? आज वो कोई भी जिनके साथ भी मेरा जो भी रहा है शोज में, वो उनकी रील्स पे मुझे टैग करते थे, एक्सपेक्ट मी टू रिएक्ट। क्यों करूं मैं रिएक्ट? क्या करूं मैं आपकी इन रील्स का? आपको अपनी रील्स की ताकत तब यूज करनी चाहिए थी जब मेरे साथ गलत हो रहा था, तब तो पूरी दुनिया ने मुझे गलत बना दिया। आज जब सब एक्सपोज हो गए तो आप मेरे पास आके बोलते हो मैं सही हूँ। मैं क्या करूँ उन कमेंट्स का? तो टू बी ऑनेस्ट, मेरा गिला शिकवा, मेरे सारी चीजें ऑडियंस से है, किसी कंटेस्टेंट से नहीं है। किसी ने अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट में भी टैग किया था कि आप जिन 2 लोगों से सबसे ज्यादा हेट करते हो, जो है आकृति और अरबाज, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मैं तो किसी को हेट ही नहीं करती। आई स्टिल विश बेस्ट फॉर एवरीबडी, जो भी जैसा भी कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़े। दे हैड द कैलिबर, दे वर स्मार्ट इनफ टू यूज द फेम, यूज द फॉलोअर्स एंड ग्रो अहेड इन लाइफ, दे डिड। बट मेरा गुस्सा, मेरा हेटरेड, मेरा सब कुछ सिर्फ ऑडियंस से रहेगा। मुझे किसी कंटेस्टेंट से टू बी ऑनेस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम कोई ग्रजेस नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। नायरा, आपने ना ये ऑडियंस वाली बात बहुत सही भी बोली। मैं आपको एक एग्जांपल इस पे और देता हूँ। एक कॉमेडियन है हसलिंग रंजन करके, आप जानती होंगी, बहुत फेमस कॉमेडियन है, 1.5 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे आजकल एक फीचर आता है सब्सक्रिप्शन वाला। बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, उनके पास सिर्फ 2 सब्सक्रिप्शन है। वहीं पे देर आर गर्ल्स, बहुत सारी बिल्कुल वल्गैरिटी दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं। 400 रुपए के 1800 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन उनको इंस्टाग्राम पे लोग ले रहे हैं, सिर्फ बिकनी में देखने के लिए, ये करने के लिए। सेम मुझे ऐसा लगता है कि यू आर सम मतलब फ्यू ऑफ द मतलब जो कंटेस्टेंट थे रोडीज में, स्प्लिट्सविला में, जिन्होंने बहुत ज्यादा वल्गैरिटी को नहीं अपनाया। इवन मैं अगर आपकी रोडीज की भी जर्नी देखता हूँ, क्योंकि मैंने आपके मतलब रोडीज मैंने देखा था आपका वाला पूरा, तो आई नेवर फाइंड यू कि आपने कुछ इस तरीके की चीजें करी हो जो मुझे ऐसे लगे कि यार थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही है बंदी, ऐसा कुछ। तो ये चीज मैंने आपके, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके वाले सीजन में कुछ लोगों ने इन चीजों को किया है एंड दे गेट लॉट ऑफ फॉलोअर्स। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि ये जनता की गलती है, तो एक्चुअली में जनता की गलती है कि उनको ना वो उल्टी चीजें, ये गलत चीजें, नेगेटिविटी और वो वाली ना, ये ज्यादा देखना होता है।
यार वो भी नहीं है, पता है क्या होता है कि मुझे लगता है ऑडियंस को मैनिपुलेट करना बहुत इजी है आज के टाइम में। अब जैसे मान लो कि कोई एपिसोड आया, ठीक है, अब अगर एक शातिर इंसान का माइंडसेट बता रही हूँ जो रियलिटी शो में जाते हैं, कि उनको पता है कि उन्होंने कुछ फक्ड अप कर दिया, वो इस एपिसोड में बुरे लग रहे हैं और उनको पता है बाहर रील निकलेगी, ऐसा ऐसा होगा, वो विलन दिखेंगे। दे नो हाउ टू टर्न द स्टोरी, दे विल डू समथिंग जिससे ऑडियंस को सिंपैथी आने लगेगी। ऑडियंस बहुत जल्दी भूलती भी है। अब कितने भी लोग देखो, आज जितने भी मतलब जिनको पहले गालियां पड़ती थी, आज वो सबके फेवरेट हो चुके हैं। मैं नाम नहीं ले रही, शो की बात नहीं, मैं इन जनरल हाँ बता हाँ, रही हूँ। हर बहुत से किसी सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर बहुत फालतू चीजें करके स्टार्ट किया है, जस्ट टू गेट फेम और वट एवर, एंड नाउ लाइक वो समाज सेवा करेंगे, सब चीजें करेंगे, एंड लोगों को लगेगा वाह यार ये तो बड़ा सही बंदा है। तो ये ऐसे मैन्युपुलेट होती है ऑडियंस, रील से भी बहुत मैन्युपुलेट होती है। क्या करते हैं, जानबूझ करके ऐसी रील बनाएंगे, एडिट्स बनाएंगे जिसमें लगेगा कि अरे यार ये तो इंसान बहुत बेचारा था, इसका तो गलत हो गया। तो ये सारी चीजें भी ना शो के बाद लोग बहुत करते हैं। और अब तो आजकल आई थिंक हमारे सीजन से स्टार्ट हुआ, इससे पहले ये एडिट वेडिट वाला कुछ सीन था नहीं। हमारे सीजन से एक ही एडिटर 2-3 कंटेस्टेंट्स के सेम एडिट्स बना रहा है, यू कैन सी द पैटर्न एंड एवरीथिंग। उसमें सब ऐसे इफेक्ट्स डले हुए हैं, उसमें सब ऐसा दिख रहा है कि किसी इंसान के साथ गलत हो गया, ऑल दैट सब हो रहा है। एंड अब वो इतना पैटर्न बन चुका है कि मैंने नेक्स्ट मेरे बाद का रोडीज देखा नहीं, मेरे पास सिर्फ रील्स रील्स आ रही है ना, आई एम लाइक ये सेम हमारे सीजन में होता था, अब ये रिपीटेटिव होते जा रहा है। एंड नाउ मतलब एडिटर्स के लिए मनी सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया आई थिंक रियलिटी शो के बाद, कि दे नो कि अब कोई जाएगा, कोई ना कोई हायर करेगा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। एंड सबसे मेजर चीज पीआर, पीआर। जो आई थिंक स्प्लिट्स विला में जो लोगों ने यूज किया है उसका नेक्स्ट लेवल। मतलब अगर कोई बिग बॉस नहीं भी जा रहा है तो भी पीआर करवा दो कि जा रहे हैं, ताकि अपने आप लोगों के दिमाग में एक्साइटमेंट होने लगे कि ये आ रहा है। और ऑडियंस को चाहिए तो ऑफकोर्स मेकर्स भी बुलाएंगे। एंड आई एम लाइक यार ये सब चीजें तो ना मैंने कभी सीखी, ना मैं आज भी इन सब चीजों को बिलीव करती हूँ, ना मैं कभी करने वाली हूँ। मुझे ये सब चीजें पसंद ही नहीं है। एंड आई थिंक ये चीजों ने भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत बैकफायर किया। जिन्होंने भी पीआर यूज किया, जिन्होंने भी पैसे लगाए इन सब चीजों में, उनको उसका रिटर्न भी मिला है, नो डाउट। बट इट्स लाइक दिस इज ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग द ऑडियंस। आप एक पीआर से पूरी इमेज क्लियर कर सकते हो अपनी। एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक इसमें कंटेस्टेंट्स को गाली दे के कोई मतलब ही नहीं है। वो तो यार इंसान, हर इंसान सेल्फिश है, हर इंसान अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको पीआर क्या, उसको जो चीज मिलेगी वो करेगा। आप इतने बेवकूफ क्यों हो कि पीआर के बाद में आप आ रहे हो, आपके अंदर क्या दिमाग नहीं है, आप खुली आंखों से शो नहीं देख सकते हो कि आपको एक पीआर और एक रील से आपका दिमाग मैनिपुलेट हो जा रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। नायरा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन ये जानना चाहूंगा। आपने कहा आपने इंडस्ट्री छोड़ दी है। नाउ वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट इन बैंगलोर, और ये शोज लोगों के ड्रीम्स होते हैं, आपने वो करे हैं, वो करके आप बॉम्बे छोड़ के आज बैंगलोर में हैं, क्या रीजन रहा? यार टू बी ऑनेस्ट, मैं एक चीज बताओ, लोग शायद मुझे घमंडी समझेंगे, बट ये बहुत मतलब मैं दिल से ये बात बोल रही हूँ, कुछ घमंड नहीं है इसके पीछे, कुछ ईगो नहीं है। मैं रोडीज स्प्लिट्सविला करने से पहले इस इंडस्ट्री के ऐसे पार्ट में थी जो बहुत बड़ा सेगमेंट था। मुझे मुझे रोडीज से पहले पहले मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था, एक फिल्म थी गुड़चड़ी करके, जिसमें संजय दत्त, रवीना टंडन ये लोग हैं, एंड उसमें मैं आर्ट डायरेक्शन का मैंने काम किया था। उससे पहले भी मैंने अपने करियर की बिहाइंड द कैमरा की शुरुआत ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज से की थी, जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर को असिस्टेंट थी मैं उनकी। उसके बाद मैंने टीवी शो किया जो बहुत पॉपुलर टीवी शो था, फना जिसका नाम है, और उसमें मैं क्रिएटिव टीम में थी। मैंने मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, वेब सीरीज हो गई, टीवी शोज हो गए, फिल्म हो गई। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद ये चीज मुझे उतनी बड़ी लगी नहीं जितना लोगों के दिमाग में था, क्योंकि लोगों का सपना होता है, आई गेट इट, लोग करना चाहते हैं, आई गेट इट। बट मेरा ये कभी सपना था ही नहीं। अगर मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, मेरे पास खुद की कास्टिंग एजेंसी थी, मैं चाहती मैं खुद को कास्ट कर लेती, बट मेरा कभी मन नहीं था फ्रंट कैमरा में आने का। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना पहला ऑल्ट का प्रोजेक्ट कर रही थी, मेरे प्रोड्यूसर्स बोल रहे थे कि तू अच्छी दिखती है, तू कर ले एक्टिंग, है ना, लाइक मुझे नहीं करना है। इवन मुझे हमेशा से सिर्फ मॉडलिंग का शौक था कि मुझे रैम्प शोज करने हैं, मुझे प्रिंट शूट्स करने हैं, बट एक्टिंग कभी मुझे शौक नहीं था। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कैमरा पे आके कुछ कर सकती हूँ। मुझे ऑनेस्टली खुद पे भी कभी इतना कॉन्फिडेंस था नहीं। तो जब रोडी स्प्लिट्सविला सब हुआ, हाँ अंदर से लगा कि इतने सारे लोगों में से खुद का सिलेक्शन होना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कि इतने लोग आ रहे हैं। बट छोड़ते वक्त मुझे इतना बड़ा कुछ लगा नहीं, क्योंकि सी, नो ऑफेंस, देयर इज नो ईगो बिहाइंड इट, बाकी जितने भी लोग आए थे उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, बिकॉज
दे वर लिटरली नॉट एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री। उनके लिए पहला ब्रेक था इस इंडस्ट्री का, पहली बार ऐसी चीज देखना, पहली बार कैमराज इतने सारे देखना, पहली बार इतने लोगों की टीम देखना। मैं ऑलरेडी 200 लोगों के क्रू के साथ काम कर चुकी थी, मैं खुद एक क्रू का पार्ट थी, तो मेरे लिए ये सिर्फ एक एड ऑन था। और ऑनेस्टली रियलिटी शो में आने से पहले मैं ऑलमोस्ट 2-3 साल से तो उस इंडस्ट्री में थी, तो मैंने वो भी चीजें देखी थी डार्क साइड इंडस्ट्री का, जो इन लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। जो पार्शलिटी होती है, जो पर्दे के पीछे चीजें होती है, बहुत बहुत कुछ होता है, जो बहुत सारी बातें होती है, सब मतलब मैंने देख रखा था। तो ऑनेस्टली मेरा मन तो ऑलरेडी भर चुका था इंडस्ट्री से, और तभी मैं छोड़ के बैंगलोर जा रही थी। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए वो डिसीजन डिफिकल्ट था रोडी से पहले, जब मैं अपना पूरा करियर छोड़ के बिजनेस में घुस रही थी बैंगलोर के, बजाय इस डिसीजन के कि 3 रियलिटी शो करने के बाद छोड़ के बिजनेस में घुसना। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इन 3 शोज ने ठीक है मुझे फेम दिया, लोग मुझे जानते हैं, सब करते हैं, बट मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत बेटर थी शो से जाने से पहले। अभी भी मतलब ऐसा लगता है मुझे कि यार ठीक है, लोग पहचानते हैं, सब है, बट एक ना जो बैटल मैंने लड़ी है और पूरे 2 सालों के अंदर अपने आप को प्रूव करने की कि मैं सही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ, वो बैटल, वो डिप्रेशन, और जो अफेक्ट किया है सारी चीज़ों ने। आज अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेटिंग ऐप पे अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मैं किसी से अननोन बन के बात नहीं कर सकती, किसी ना किसी ने वो शो देखा होता है एंड वो प्री जजमेंट होता है। तो राइट नाउ इट इज़ अफेक्टिंग द वे आई वॉन्ट टू बी विथ समबडी। जैसे मैं फ्रेंड्स बनाती हूँ, क्योंकि बॉम्बे में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट फ्रेंड्स मिलते हैं, वो सिर्फ इसीलिए मिलते हैं कि रील्स बनानी है, व्यूज़ चाहिए, साथ में कंटेंट बना रहे हैं। तो वो समझ में नहीं आता एक तो कि अच्छा फ्रेंड कौन है कौन नहीं। किसी न किसी ने शो देखा होता है, बार बार दिमाग में यही होता है कि यार इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़े से फेमस हो इसीलिए। रिलेशनशिप में भी बार बार ऐसा लगता है कि जैसे ही वो पहली चीज़ बोलते हैं ना, ओ आई हैव सीन यू इन रोडीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे किसी ऐसे इंसान से लाइफ में मिलना है जो मुझे मेरी पर्सनालिटी के लिए पसंद करे, ना कि इसको हमने शो में देखा था इसीलिए। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं शोज का कर्ज सिर्फ चुकाए जा रही हूँ, फायदा मुझे कुछ नहीं हो। ऑनेस्टली लोगों के फॉलोअर्स बढ़े, मेरे नहीं बढ़े, तो ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगी कि अरे मतलब मुझे बहुत इंस्टाग्राम से मेरा मनी जनरेट हो गया, या मेरा यूट्यूब बहुत बूम पे हो गया, या मुझे कोई बहुत पेड प्रोजेक्ट्स मिल गया, कुछ भी नहीं। और ऊपर से मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर में फर्क नहीं पड़ता किसी को, आप रोडी से हो, आप स्प्लिट्सविला से हो, यहाँ की इंडस्ट्री बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शोज देखे नहीं होते हैं, तो अगर आप किसी ब्रांड से भी नेगोशिएट करोगे और बोलोगे कि यार मैंने रियलिटी शो किया है, दे विल स्टिल ऑफर यू पीनट्स बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स एंड रीच। तो फायदा तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नुकसान ही झेल रही हूँ। तो जैसे कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि दूसरे लोगों से अगर आप आज पूछोगे ना, जितने भी कंटेस्टेंट्स है कि तुम्हें इंडस्ट्री छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री ने उनको इतना दिया भी है। तो उनके लिए छोड़ना इज नॉट इजी, एंड उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, राइट, ये सारी चीजों का, इस इंडस्ट्री का। मैंने इतना घाट घाट का पानी पी लिया है लास्ट 7-8 सालों में कि ऑनेस्टली मेरे लिए छोड़ना इजी नहीं था। अभी भी जब शोज आए तो एक दिल में ऐसा था कि कर लूं क्या, बट जिस तरीके की मनी ऑफर हो रही थी तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था नो बोलना। मुझे मुझे काफी मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, काफी कुछ दोस्त थे शोज से जिन्होंने बोला कि तू कर ले, कम बैक कर ले, एक दिखना चाहिए इंडस्ट्री में, एक आध शो कर ले, बॉम्बे आ जा वापस, रील्स वील्स बना, लोगों के साथ अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज नॉट माई पर्सनैलिटी। मतलब और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है, मैं यही सब लोगों को बोलूंगी कि अगर कोई मेरी जैसी पर्सनालिटी है, आई थिंक इंडस्ट्री इज अ रॉन्ग प्लेस फॉर यू। आप नहीं फिट इन कर पाओगे, आप उस बॉक्स के अंदर नहीं बैठ पाओगे, आप फेक फ्रेंडशिप, फेक चीजें नहीं कर पाओगे, एंड एट लास्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, शोज में सर्वाइव करना है, तो इस पर्सनालिटी के साथ आप नहीं कर सकते। इट्स अ ड्रॉबैक। कभी आपके मन में आया कि पर्सनालिटी ट्विस्ट करके जाऊं, मतलब एक्टिंग करने लग जाऊं? थोड़ा बदलाव मैं लेके आई हूँ। अब मैं 100% ट्रूथ नहीं बोलती हूँ, जैसे मैं पहले बोलती थी कि मैं तो कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ, मैं सच पे कभी झूठ नहीं बोलती थी, अब मैं सच नहीं बोलती। मतलब ऐसा है कि अब जैसे मैं लोगों से मिलती हूँ तो अब मैं उतनी ओपन अप नहीं होती हूँ। अगर मुझे कोई पूछेगा कि आपका फेवरेट कलर क्या है, और अगर मेरा कलर पिंक होगा, मैं ब्लैक बोलूंगी। मुझे नहीं चाहिए कि आप जानो कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या पसंद करती हूँ। मैं अब ऐसी थोड़ी पर्सनालिटी बन चुकी हूँ, मुझे बहुत मेहनत लगी टू बी ऑनेस्ट। 2 साल मैंने ऐसे मतलब निकाले हैं, एंड आई थिंक स्प्लिट्सविला के बाद मुझे बहुत रियलिटी चेक मिला, एंड आई वाज लाइक कि मेरी पूरी लाइफ टीवी पे है, सब मजाक बना रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है, एंड इट्स हाई टाइम दैट आई नीड टू लर्न हाउ टू बी, हाउ टू हाइड योर पर्सनैलिटी इन अ वे दैट तुम अपना काम निकाल सको। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल ही बदल चुकी हूँ, लेकिन
अब मैं सच तो नहीं बोलती हूँ हर जगह, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ मुझे सच बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई वुड मैनिपुलेट माई सेंटेंस, आई वुड लाइक मैं थोड़ा बहुत उसमें मिलावट करके बोलूँगी, लेकिन मैं 100% सच अब नहीं बोलती हूँ। एंड मुझे बोलते वक़्त भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं इसी चीज़ के लिए जानी जाती थी। आज मुझे पता भी है कि शायद अगर मैं किसी शो में आ जाऊँगी तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने देखा था, एंड लोग शायद अब मुझे पसंद ना करें या जो भी है। बट अब ऑनेस्टली मैं अपनी सच्चाई के लिए, अपनी बोल्डनेस के लिए नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अब बिल्कुल भी मतलब नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा इंसान मेरी तरह बने जो इतना 100% सच बोलता हो। एंड ये रियलिटी शो की बात नहीं है, ये रियल लाइफ में भी काम नहीं करता। रियल लाइफ में भी आपको सीखना आना चाहिए कि आपको अपने वर्ड्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, आपको कहाँ सच बोलना है और कहाँ झूठ बोलना है, आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। नायरा, क्या बिजनेस कर रहे हैं आप अभी यहाँ पे? सो ऑनेस्टली अभी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। नेल स्टूडियो था, अभी भी है, बट अब मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। मैंने खुद ही मतलब बैकआउट कर लिया उस चीज़ से, मुझे कॉलिंग नहीं आ रही थी वो। एंड इतना सब कुछ लाइफ में भसड़ मची हुई थी, तो आई गॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी, मैंने पढ़ना देखा स्टार्ट मैंने। किया। फिर पढ़ने के बाद उसको प्रोफेशनली परस्यू करना स्टार्ट किया। सो अब मैं बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी ही परस्यू कर रही हूँ। अब मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ ऑनेस्टली इसको दे दी है। अब मेरा मेन पर्पस यही है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना, लोगों को हेल्प करना जिस चीज़ों में वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको लोग गुमराह कर रहे हैं, उन चीज़ों से बचाना। बाकी यू नेवर नो, मेरे को मेरी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगती है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं अपनी 10 साल की ग्राफ देखूँ ना, तो आप देखो कि एक इंसान मॉडलिंग भी कर चुका है, एक्टिंग भी कर चुका है, बिहाइंड द कैमरा भी कर चुका है, रियलिटी शो भी कर लिए, अपना नेल स्टूडियो भी स्टार्ट कर लिया, सैलॉन भी स्टार्ट कर लिया, सब कुछ छोड़ के एस्ट्रोलॉजी में घुस गया है। अब पता नहीं एस्ट्रोलॉजी छोड़ के वो किस चीज़ में घुस जाए, यू नेवर नो। सो अभी के लिए ये है, बाकी मुझे पता नहीं। मेरी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। शायद हो सकता है हम 1 साल बाद पॉडकास्ट करें तो मैं कुछ और बताऊं। क्या प्लान है आपको मैरिज को लेके? यार बहुत डर लगता है मुझे मैरिज से, टू बी ऑनेस्ट। अब तो मतलब पहले डर लगता था कि रिलेशनशिप खराब ना निकले, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर गलती से मैरिज खराब निकल गई, क्योंकि मेरे तो एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही निकल रहे हैं, एंड मैंने अपनी कुंडली भी देखी है, तो मुझे पता है कि बहुत अच्छी लव लाइफ मेरी रहने नहीं वाली है। देयर आर हाई चांसेस दैट आई विल कीप डेटिंग रॉन्ग पीपल। तो मैरिज का तो प्लान ऐसा है नहीं। अभी प्लान ऐसा है कि जो पहले भी सेम प्लान था कि मुझे मेरे मॉम डैड को सेटल डाउन करना है अपने साथ, एंड माई ब्रदर इज ट्राइंग हिज बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट। एंड पहला गोल तो अभी ये है कि इतना फाइनेंशियली स्टेबल होना है पहले लाइफ में कि मॉम डैड के साथ रह पाए हम। वो भोपाल में रहते हैं, और जिन्होंने भी मेरा रोडीज का ऑडिशन देखा होगा, दे वुड नो दैट हाउ माई फादर is still working as a salesman and is going through a lot of things, and we are also going through a lot of things to help him. तो बहुत मतलब अभी फाइनेंशियली बहुत कुछ लाइफ में अच्छा करना है। जैसी ग्लैमरस दुनिया दिखती है वैसी है नहीं अभी। सो लोगों को लगता है बहुत ग्लैमरस दुनिया है मेरी, बहुत मतलब फाइनेंशियली एवरीथिंग इज गोइंग गुड, लाइफ इज गुड। मैंने बीच में कॉर्पोरेट जॉब भी की थी, ये पता नहीं बहुत कम लोगों को पता है जिन्होंने मुझे सबसे फॉलो हुआ है। किया है तो उन्हीं को पता होगा कि मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ के, अब सोचो, आप ये बोल रहे थे ना कि इससे मुझे एक चीज याद ही आ गई कि आप जब बोल रहे थे ना कि इंडस्ट्री छोड़ना वाज अ टफ डिसीजन और नॉट, आप सोचो मैं इंडस्ट्री छोड़ के मैं एक 9 to 5 जॉब करने गई हूँ, वो भी रियल स्टेट में। एंड एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग, एवरीबडी वाज लाइक कि वी हैव सीन यू इन द शो, व्हाई आर यू डूइंग दिस जॉब? आई सेड आई वांट टू डू इट। और वो जॉब भी मेरे पास खुद चल के आई है। जैसे मैंने बोला, अचानक से सब कुछ आता है, अचानक से एक दिन ऐसे ही मुझे जॉब का ऑफर आता है और मैं वो जॉब ले लेती हूँ, और मैं वो जॉब करती हूँ। एंड हर दिन मुझे शो, मतलब मैं जहाँ पे काम करती थी जिस ऑफिस में, वहां पे लोग आके सेल्फी ले रहे हैं, बट आई एम लाइक आई वांट टू डू दिस जॉब। सो मैंने बहुत सारी चीजें लाइफ में की है ना, अभी भी मैं इसलिए बहुत सारी चीजें कर रही हूँ बिकॉज अल्टीमेट गोल यही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। वो मुझे पहले चाहिए। शादी वादी शोज वो सब दूसरा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सबसे फर्स्ट चीज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड उसके बाद पेरेंट्स को सेटल डाउन करना बैंगलोर में। वो चीज हो जाए उसके बाद मैं संन्यास ले सकती हूँ। उसके बाद हो सकता है मैं शायद सब कुछ छोड़ के हिमालय चली जाऊं, संन्यास ले लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट टिल द टाइम माई पेरेंट्स डू नॉट गेट सेटल डाउन इन बैंगलोर विद अस, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट विल ट्रबल मी फॉर सम टाइम। बट दिखते हैं। नायरा, आपने भी ये बोला कि आप बैंगलोर आ गए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और टीवी पे या इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को लगता है बहुत ग्लैमरस है लोगों की वो। जैसे मैं भी अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि कल मैं अपने एक फ्रेंड से मिला, तो उसने बोला कि तुम्हारे चलो इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने व्यूज़ हो गए, तुम्हें तो बहुत पैसे आते होंगे। बट ये एक्चुअल रियलिटी नहीं होती है। लोगों को लगता करेक्ट है, अब जैसे हमें पॉडकास्ट करते हैं तो इसमें हम ही फंड करते हैं, हम ही बनाते हैं, करेक्ट बट करेक्ट। वो लोगों को नहीं समझ में आता। तो वो बात आपने बिल्कुल सही बोली। आई नायरा, थिंक
सॉरी, हाँ, आप बोलिए। इट्स लाइक लोगों को लगता है कि अभी क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं तो उनको लगता है कि सभी कमा रहे हैं। ये एक लेवल के बाद होता है जब आप अपना एक नाम बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश कर लेते हो, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो बात अलग है। मैं आपको बहुत रीसेंट एग्जांपल बता रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रियलिटी बताने में। कुछ दिन पहले ही मतलब मेरे पास बैंगलोर में ऐसे ऐसे बहुत कैंपेन आते हैं जिसमें मुझे ब्रांड 4,000 5,000 ऑफर कर रहा है। एंड मुझे खुद से ऐसा फील होता है कि यार इतनी तो बुरी प्रोफाइल नहीं है यार, मतलब इतना भी कम फॉलोअर्स है, इतना कुछ नहीं कि आप मुझे 4,000 ऑफर कर रहे हो। एंड फिर मैं बोलती हूँ कि यार मैंने शोज किया, आप वो देखो कि अगर आपकी ब्रांड पे मेरा फेस आ रहा है तो एटलीस्ट पीपल विल रिमेंबर कि यार इसने शो किया था, वो इमीडिएटली क्लिक करेंगे। दे आर लाइक नो, वील ऑफर दिस। एंड आई एम लाइक, मैं लोगों को कैसे बताऊँ ये रियलिटी, कि लोगों को लगता होगा आपने 2-3 शो कर लिया तो आप तो लाखों चार्ज कर रहे होंगे। भाई इतना ही मिलता है, and बहुत बार मतलब इतना भी नहीं मिलता है। बहुत बार तो लोग बोलते हैं फ्री में कर लो, बार्टर कर बार्टर लो, कर सकते। इवेंट में आ जाओ, गेस्ट अपीयरेंस कर लो। तो रियलिटी बहुत अलग है। टिल द टाइम यू आर नॉट एन स्टेब्लिश क्रिएटर, आपकी लाइफ उतनी फैंसी है नहीं। हाँ ये है कि फ्री में बहुत चीजें मिलती है तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छा आपने खुद का अपीयरेंस कर लिया, वो आधी से ज्यादा चीजें फ्री होती है। आपका पैसा नहीं लग रहा बट आपको पैसे मिल भी नहीं रहे हैं उस चीज के। तो वो आई थिंक ऑडियंस को भी पता नहीं है। एक लड़की के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सोचो, अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है, बीइंग अ फीमेल, पहली बात तो मायका आपका नहीं है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शादी होगी तो लड़की चली जाएगी किसी और के घर। अब वो जब लड़की किसी और से शादी करती है तो या तो वो हस्बैंड का घर होता है या तो वो इन लॉज का घर होता है। अगर मान लो कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, वॉटेवर हो गया, 1 दिन लगेगा उनको आपको निकालने में, तो वो लड़की जाएगी कहाँ? ना मायके वाले एक्सेप्ट करेंगे, ना ससुराल वाले करेंगे। मैं जनरल फैक्ट बता रही हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास खुद का पैसा है ना, तो आप रेंटल घर ले सकते हो एटलीस्ट, भले आप खुद का ना ले पाओ, एटलीस्ट आप खुद की जगह सिक्योर कर सकते हो कि कोई दुनिया आपको एक्सेप्ट ना करे, आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद अपनी लाइफ जियोगे। इवन आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा फंड चाहिए होता है। तो आई थिंक फॉर अ फीमेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज अगर आप लाइफ टाइम डिपेंडेंट रहोगे ना, कि पहले पापा ने हेल्प कर दी, फिर भाई ने कर दी, फिर हस्बैंड, तो आप अपने डिसीजंस कभी नहीं ले पाओगे। बिकॉज मैंने देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा होता है उसकी चलती है, उसकी ही पावर होती है। और आप खुद भी कहीं ना कहीं दब जाते हो जब आपके पास पैसा नहीं दूसरों होता है। पर डिपेंडेंट। जब आपकी जेब में पैसा होता है ना, आपको पता होता है सिचुएशन कुछ भी आ जाए, पैसे है ना, निकाल लेंगे टाइम। लेकिन जब आपको पता है ना पैसा नहीं होता है, तो आप हर वो चीज करते हो जिसकी इच्छा नहीं होती आपको वो चीजें सुननी पड़ती है जिसका मन नहीं होता, वो करना पड़ता है जिसका मन नहीं होता है। ऐसी जगहों पे रहना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशंस में एडजस्ट करना पड़ेगा जब आप नहीं करना चाहते, बट यू कांट बिकॉज यू डोंट हैव मनी। एंड आई फील लाइक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कों के केस में क्या होता है कि जब वो ग्रो अप हो रहे होते हैं तो उनके दिमाग में माइंडसेट ही डाला जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप कभी भी देखना कि बिकॉज ऑफ दैट लड़के शुरू से ही कमाना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू से ही मतलब हर वो चीज में 100% डालते हैं, बिकॉज उनके पास बैकअप नहीं होता। लड़कियों के दिमाग में क्या डाला जाता है कि तुम पति के यहाँ जाओगे, अच्छा पैसे वाला लड़का होगा, पैसे वाला घर होगा। तो कहीं ना कहीं लड़की के दिमाग में मुझे ऐसा लगता है 10% तो होता ही है कि अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं भी कर पाई तो तो शायद एक बैकअप तो मेरे पास है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फील लाइक लड़कियां उतना ज्यादा कमा नहीं पाती, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाती, बिकॉज बैकअप दिमाग में हमेशा रहता है। तो आई फील फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शुड बी ऑन टॉप। खुद का पैसा इतना बनाओ, उसके बाद बैकअप हो, सब अलग बात है, लेकिन खुद के लिए खुद का पैसा होना बहुत जरूरी है। नायरा, आपको अपनी लाइफ में ना ऐसा डार्केस्ट फेज वाला समय कौन सा लगता है कि यार ये फेज मतलब बहुत टफ था और इससे मुझे निकलना था, या मतलब वो समय जो आप कभी याद नहीं करना चाहते हैं फिर से? आई थिंक रियलिटी शो के दौरान का ही मैं समय बोलूंगी, क्योंकि उससे पहले तो लाइफ बहुत प्राइवेट थी। तो जो बैटल्स भी थी वो बहुत प्राइवेट थी। अगर डिप्रेशन है तो वो एक बंद कमरे के अंदर हो रहा है, किसी को पता नहीं है, तो आप लड़ रहे हो, सब चीज़ें ठीक है। आई थिंक जब बैटल सारी पब्लिक हो गई तब बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर रोडीज के बाद मुझे एक कपल ने रोड पे रोका एंड बोला कि आपने जो शो में किया वो गलत किया। फिर बीच में 2-3 लोगों ने मुझे और रोका, मतलब रोड पे एक जैसे एसिड अटैक की धमकी आई है ना। आई एम लाइक, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं? मतलब इतना बुरा फेस था वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड आई थिंक मैं अभी भी उस चीज को जब याद करती हूँ तो मुझे बहुत डार्क सा एकदम फील होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए मैं उस वक्त विलन बन चुकी थी, कोई समझ नहीं रहा था और कुछ पता नहीं था लाइफ में चल क्या रहा है।
एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस चीज़ से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ देयर वाज़ नोबडी एक्सेप्ट माय फैमिली, या 1-2 लोग जो होंगे, कोई था ही नहीं जो समझ पाए कि यार मैं सच बोल रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं किसको जाके समझाऊँ कि मैं क्या क्या बताना चाहती हूँ, मेरे पे क्या बीत रही है। आई थिंक वो फ़ेज़ ऐसा है जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ, एंड वही फ़ेज़ है जो मुझे हमेशा रोकता है रियलिटी शोज़ में दोबारा आने के लिए, एंड वही फ़ेज़ है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। जिसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया भी है कि अ, आज चाहे 1000 लोग आ जाएँ, अब वो फ़र्क नहीं पड़ता, या वैसी सोच होना कि ये जितने भी लोग गाली बक दें वो इट डज़न्ट मैटर, वो उसी फ़ेज़ ने सिखाया है। आई थिंक दैट वाज़ द ओनली फ़ेज़ जब रोडीज़ के बाद का वक़्त मैं बोलूँगी। वेरी, वेरी डार्क। थैंक यू सो मच नायरा, आप इस पॉडकास्ट में आए, आपने इतनी सारी बातें करी, इतनी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही, हमने आपकी लाइफ के बारे में जाना, हमने आपके सफ़र के बारे में जाना, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद मैंने शोज़ के बारे में बात की है, तो इट फेल्ट गुड। थोड़ा मुझे भी हेजिटेंट भी है, बिकॉज़ मैं जब भी पॉडकास्ट करती हूँ तो इट ऑलवेज़ बैकफायर। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी कोई पॉडकास्ट करूँ और लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए। बट आई थिंक इट्स ओके, आई मीन इट फेल्ट गुड टू टॉक अबाउट इट, एंड आई होप कि लोग ये सुने, एंड जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले रियलिटी शोज़ में, वो ये सब देख के जाए तो उनको थोड़ा समझ में आए कि जो गलतियाँ मैंने की है वो ना करें। थैंक यू सो मच नायरा। It's all right.